रीबर्थ ऑफ लव ऑफ माइन। एपिसोड 7। जोधपुर, राजस्थान। राजमहल। अगली सुबह करवट बदलते हुए केसर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने दूसरी तरफ देखा तो वो जगह खाली थी। केसर ने पलटकर टाइम चेक किया तो सुबह के 10 बज रहे थे। ये देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। केसर अपने सिर पर हाथ रखकर बोली, हे भगवान, कितनी देर हो गई और हुकुम सा कहा है। ये हमें ऐसे कैसे सोता छोड़कर चले गए। बोलते हुए उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। एक तो आजकल उसे बहुत नींद आ रही थी और दूसरा उसे सुबह सुबह आरंभ को देखने की आदत हो गई थी, और जब वो सुबह उसे अपने पास नहीं मिलता था तो पता नहीं क्यों लेकिन उसे बहुत गुस्सा आने लगता था। वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी। कुछ देर बाद रेडी होकर केसर नीचे आए। वो जैसे ही आखिरी सीढ़ी पर पहुंची कि तभी एक फ्लावर वास उसके सामने आकर गिरा। आह! चीखते हुए वो 2 कदम लड़खड़ा गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसका हाथ उसके पेट पर था और वो सहमी नजरों से अपने सामने मधुजी को देख रही थी। वो केसर को किसी पागल से कम नहीं लग रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे। उनका चेहरा इस वक्त बहुत डरावना लग रहा था। आराधना जी जल्दी से केसर के सामने आए और गुस्से से बोली, ये क्या कर रही है आप देवरानी सा? रुद्र के साथ जो हुआ उसे लेकर आप परेशान हैं, गुस्सा है। समझ में आ रहा है हमें। हम भी रुद्र के लिए परेशान हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने गुस्से में किसी और को चोट पहुंचा दे। बोलते हुए वो मधु जी को घूर रही थी। मधु जी चिल्लाते हुए बोली, नहीं समझ सकती आप भाभी सा, कुछ नहीं समझ सकती आप। एक माँ का दर्द क्या होता है नहीं जानती आप। अरे जो औरत खुद कभी माँ नहीं बन पाए वो क्या ही एक माँ का दर्द समझेगी। मधु जी की बात सुनते ही आराधना जी अपनी जगह पर फ्रीज हो गईं। उनके कान में अचानक एक आवाज गूंज गई, माफ कीजिए रानी सा, लेकिन हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। आराधना जी ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और गहरी सांस लेते हुए बोली, जबान संभाल कर मधु प्रताप सिंह, शायद आप भूल गई हैं कि आप जोधपुर की रानी सा से बात कर रही है। अपने शब्दों पर काबू पाए, वरना बोलने के लिए हमारे पास भी बहुत कुछ है जिसे सुनना शायद आप बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बोलकर उन्होंने केसर का हाथ पकड़ा और उसे लेकर जाने लगी, लेकिन मधु जी की आगे की बात सुनकर उनकी आंखें नम हो गईं। तभी मधु जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, क्या हुआ, सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही जोधपुर की रानी सा से? अरे हमने जो गलती की उसकी सजा हमें मिल चुकी है, लेकिन आपका क्या रानी सा, आपने तो अपनी दोस्त जैसी बहन का घर तोड़ दिया। 2 दिन नहीं हुए थे ना स्वर्ण भाभी सा को मरे हुए और आपने राजासा से शादी कर ली। 8 साल के आरंभ के सिर से माँ का प्यार छीन लिया आपने। अच्छा हुआ हुकुम सा नफरत करते हैं आपसे। जिस औरत ने उनके सर से माँ का साया छीन लिया, उसके बाप का वजूद उसकी जिंदगी से मिट दिया, वो औरत नफरत ही डिजर्व करती है। उन्होंने अभी इतना कहा ही था कि उनका चेहरा एक तरफ झुक गया। मधु जी ने सर उठाकर सामने देखा जहां अनामिक जी खड़ी थी और अपने लाल आंखों से उन्हें घूर रही थी। अनामिका जी गुस्से से बोली, चुप, बिल्कुल चुप। बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया हमने। अब अगर एक और शब्द आपने अपनी जुबान से आराधना के लिए निकाला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मधु जी गुस्से से तालियां बजाते हुए बोली, वाह क्या इंसाफ किया है आपने मासा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मासा। इस औरत ने जो किया वो आपकी नज़र में सही है और जो हमारे पति ने किया वो गलत हो गया। अनामिका जी गुस्से से बोली, आपके पति उर्फ अमर प्रताप सिंह ने जो किया वो गलती नहीं, गुनाह था। वो उन मासूम लड़कियों की जिंदगी के साथ खेल रहा था जिन्हें ना तो अच्छे गलत की समझ थी और ना अपनी उम्र की। उन लड़कियों की स्मगलिंग से लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग स्मगलिंग जैसे काम किए थे। उनके साथ जो हुआ वो उसके लायक थे। आरंभ ने जो उनके साथ किया वो बिल्कुल सही था। ये बोलकर वो गुस्से से मधु जी को घूरने लगी। मधु जी हंसते हुए बोली, बहुत घमंड है ना आपको अपने बेटे और अपने पोते पर। वो बदुआ है हमारी, कभी खुश नहीं रह पाएंगे वो दोनों अपनी जिंदगी में। खुशियां उनके नसीब में आने से पहले ही उनसे छीन जाएंगी। ये एक माँ की बदुआ है जो कभी खली नहीं जाएगी। ये सुनते ही केसर का हाथ अपने पेट पर चला गया। उसका दिल एक अजीब से डर से घिर गया। वही मधु जी ये बोलकर राजमहल से बाहर निकल गई। किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की और ना ही कोई उन्हें रोकना चाहता था। अनामिका जी वही धम्म से सोफे पर बैठ गई और उन्होंने अपने सर पर हाथ रख लिया। सालों बाद एक बार फिर उनका परिवार बिखरने को आया था और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी।
आराधना जी ने केसर की तरफ देखा जिसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। उनकी नजर केसर के हाथ पर थी जिसे उसने अपने पेट पर रखा हुआ था। वो केसर को अपने सीने से लगाकर बोली, शांत हो, कुछ नहीं होगा। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलो हमारे साथ कमरे में, ये माहौल आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बोलकर वो केसर को अपने साथ ऊपर कमरे में ले गई। वहीं दूसरी तरफ आरंभ एक बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर था, जो आधी जली हुई थी। वहां से जलने की स्मेल भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि इसे जले हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। आरंभ वहां पर किसी राजा की तरफ एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में एक सिगरेट थी और दूसरे में गन, जिसे घुमाते हुए वो बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने देख रहा था। करीब 10 मिनट बाद मल्हार बाहर से अंदर आया। वो आरंभ के सामने आकर बोला, हुकुम सा, यहाँ से हमने जितनी भी लड़कियों को रेस्क्यू किया है उन्हें सेफली हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। कल शाम तक उनकी रिपोर्ट्स भी आपको मिल जाएगी। आरंभ सिगरेट के कश लेते हुए बोला, राका को उठाओ और वो कल तक हमें हमारी नजरों के सामने चाहिए। मल्हार धीरे से बोला, राका अमर प्रताप सिंह का असिस्टेंट, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सारा मामला हैंडल करता है। लेकिन उसे क्यों उठाना है हुकुम सा, हम कुछ समझे नहीं। आरंभ बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। उसे उसके किए का रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना मल्हार। ही इज द बैकबोन ऑफ अमर प्रताप सिंह, जिसे तोड़ने में बहुत मजा आने वाला है। बोलकर आरंभ वहां से बाहर निकल गया। मल्हार ने गहरी सांस ली और खुद से बोला, सोचा था इतनी बेइज्जती के बाद तू ये सब नहीं करेगा। लेकिन हम ये भूल गए कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। ये बोलकर वो खुद भी आरंभ के पीछे वहां से निकल गया। आरंभ अपनी कार के पास आया। वो एकदम से मल्हार की तरफ पलटकर बोला, कुछ पता चला उस लड़की का, जिसने 2 साल पहले उस फैक्ट्री में हमारी जान बचाई थी? मल्हार कुछ पल रुककर बोला, सॉरी हुकुम सा, लेकिन हमें नहीं लगता वहां कोई लड़की थी भी। हम पिछले 2 सालों से उस लड़की का पता लगा रहे हैं, लेकिन अब तो वहां उसके होने तक का कोई सबूत नहीं मिला है। हमें लगता है आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आरंभ बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, कोई गलतफहमी नहीं है मल्हार, वो थी वहां। हम उसका चेहरा नहीं देख पाए क्योंकि आग लगी हुई थी वहां हर तरफ। उस वक्त हमने ऑलमोस्ट 50 लड़कियों को रेस्क्यू किया था और रिमेंबर, एक इज मिसिंग एंड स्टिल शी इज मिसिंग एंड आई एम कंप्लीटली श्योर कि यह वही थी। एक काम करो, 2 साल पहले जितनी भी लड़कियां राजस्थान से गायब हुई थी उन सभी की लिस्ट निकालो। मल्हार जल्दी से बोला, जी हुकुम सा। ये बोलकर उसने कार का दरवाजा खोल दिया। आरंभ कार की बैक सीट पर बैठ गया। मल्हार भी जल्दी से जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और दोनों वहां से निकल गए। दूसरी तरफ राजमहल में आराधना जी बिस्तर से टिककर नीचे बैठी हुई थी। उनके हाथ में एक तस्वीर थी। उस तस्वीर में 3 लड़कियां सामने कैमरे की तरफ देखती हुई मुस्कुरा रही थी। वो शायद कॉलेज की किसी ट्रिप की फोटो थी। हमें फोटो फ्रेम के कॉर्नर में 3 नाम लिखे हुए थे, आराधना, सुवर्णा और त्रिशा। आराधना जी धीरे से बोली, अपना कहने के लिए कोई नहीं था हमारी जिंदगी में, फिर किस्मत ने आप दोनों से हमें मिलवाया। आज भी याद है हमें हमारे कॉलेज का पहला दिन, जब हम पहली बार आप दोनों से मिले थे। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। वो वैसे ही बोली, कॉलेज के उन 4 सालों में कितनी मस्ती की थी हमने और कितनी सारी यादें बनाई थीं। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक वो इंसान हमारी जिंदगी नहीं आई। एक तूफान की तरफ आया और अपने साथ हम सब की खुशियां अपने बहा कर ले गया। कुछ नहीं कर पाए हम, और हमरी की आंखों के सामने उसने आप दोनों की जान ले ली। इतना बोलकर वो रोने लगी। इधर सिंह एम्पायर में अडॉप्ट नहीं किया था हमने केसर को, एक्सीडेंट हुआ था उसका हमारी कार से। बोलते हुए उमंग जी ने अपने सामने खड़े आरंभ की तरफ देखा, जो इस वक्त फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़ा था। उमंग जी आरंभ की पीठ की तरफ देखते हुए बोले, सिर्फ 4 साल की थी वो उस वक्त जब हमरी कार से आकर टकराई थी। शायद किसी से बचकर भाग रही थी। जैसलमेर में मिली थी वो हमें। बोलकर उन्हें मल्हार की तरफ देखा, जिसने उसे आगे बोलने का इशारा किया। हम डर गए थे, समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। जब तक समझ आया तब तक एक्सीडेंट हो चुका था। हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। वहां डॉक्टर ने बताया कि केसर के सार पर बहुत गहरी चोट आई है और वो अपनी मेमोरी भी खो चुकी है। ये सुनते ही आरंभ ने पलटकर उमंग जी की तरफ देखा। ये वक्त उसकी आंखों गुस्से से लाल हो रखी थी।
उमंग जी डरते हुए बोले, हम केसर को लेकर यहाँ जोधपुर आए और हमने उसे अपने साथ ही रखना का फैसला किया। लेकिन केसर वो बहुत अलग थी, बचपन से ही। मल्हार उनकी बात बीच में काटकर बोला, क्या मतलब अलग थी? उमंग जी धीरे से, वो अपने उम्र के बच्चों के हिसाब से बहुत इंटेलिजेंट थी। उसे काफी सारी लैंग्वेजेस बोलनी आती थीं। जब वो हमें मिली थी, उसका वक्त उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक लॉकेट के। इतना बोलकर कर उन्हें एक बॉक्स वही टेबल पर रख दिया। आरंभ ने उस बॉक्स को अपने हाथ में लिया और फिर उसे खोलकर उसके अंदर रखा हुआ उस लॉकेट को ध्यान से देखने लगा। उमंग जी कुछ पल रुककर बोला, यह कोई आम लॉकेट नहीं है। इस लॉकेट को दुबई की एग्जीबिशन से किसी इंडियन रॉयल फैमिली ने खरीदा था। ये सुनते ही आरंभ ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर उस लॉकेट को। उमंग जी आरंभ से बोली, हमने उस परिवार के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम कुछ पता नहीं लगा पाए। लेकिन हम इतना जरूर समझ गए थे कि शायद केसर को कोई गहरा रिश्ता है उसके परिवार से। मल्हार गुस्से से बोला, जब इतना समझ गए थे तो फिर संभल कर क्यों नहीं रहा उन्हें? बोलते हुए वो उससे से उमंग जी को घूर रहा था। उमंग जी अपने दोनों हाथ जोकर डरते हुए बोले, माफ कर दीजिए हुकुम सा, लेकिन हम मजबूर थे अपनी पत्नी के आगे। अगर हम अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो हमें हमारी बेटी से अलग कर देती है। इतना बोलकर वो अपने घुटनों के बल बैठ गए। आरंभ ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, कर्म। ये शब्द सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन यह इतनी ताकत रखता है कि आप नरक के दर्शन यहीं धरती पर ही करवा दे। आज तक इससे कोई नहीं बचा है, फिर आप कैसे बचेंगे? जिस बेटी के लिए अपने दूसरे की बेटी को तकलीफ दी, उससे उसकी खुशियां छीन ली, उसने जलील किया। अब वही बेटी सारे आम दुनिया के सामने जलेगी होगी। ये बोलकर वो तिरछा मुस्कुरा दिया। वही उमंग जी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो रोते हुए बोले, माफी हुकुम सा, हम आपसे माफी मांगते हैं। हम केसर से भी माफी मांग लेंगे, लेकिन हमारी बेटी को छोड़ दीजिए। क्या उनकी इस बात का आरंभ पर कोई असर होने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। जिस इंसान की वजह से उसकी बीवी इतनी तकलीफ से गुजरी हो, जिस इंसान की वजह से उसका पूरा बचपन बर्बाद हो गया, वो ऐसे कैसे उस इंसान को छोड़ देता? आरंभ ने मल्हार को कुछ इशारा किया। मल्हार उमंग जी को वहां से घसीटते हुए ले गया। वही आरंभ अपने हाथ में रखे हुए उस लॉकेट को घूर रहा था। रात का वक्त। केसर अपने कमरे में बालकनी में बैठी थी, उसके सामने उसका खाना रखा हुआ था, जिसने अब तक हाथ भी नहीं लगाया था। उसका दिमाग कहीं ना कहीं मधु जी बातें घूम रही थी। हालांकि आराधना जी ने उसे यहाँ सब सोचने के लिए मना लिया था, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे, लेकिन जवाब देने के लिए कोई भी नहीं था। इन सब में उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसने अपना सर झटका और खुद से बोली, बिल्कुल भी नहीं, कुछ बुरा नहीं सोचना, हमें कुछ भी नहीं सोचना, बी पॉजिटिव। बोलकर उसने गहरी सांस ली। उसने पानी के जग की तरफ देखा जो खाली था। केसर उस जग को लेकर कमरे से बाहर निकल गई। वो नीचे आए। रात का वक्त था, सब लोग पहले से ही अपने कमरे में जा चुके थे। वो नीचे आए और चुपचाप किचन की तरफ बढ़ गई। तभी वो एकदम से रुकी। उसने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा था। इधर किचन में उसने फ्रिज से पानी ले लिया और जैसे ही पीछे पलटी, उसकी एकदम से चिक निकल गई। जोधपुर, राजस्थान, राजमहल। केसर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ को देख रही थी, जो कि इस वक्त किचन के डोर से टिकर खड़ा था। वो अपने दिल पर हाथ रखकर बोली, आपने तो हमें दारा ही दिया था हुकुम सा, अगर हमें हार्ट अटैक आ जाता तो। बोलकर उसने मुंह बना लिया और आरंभ को घूरने लगी। आरंभ केसर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, डोंट वरी, हम हैं ना आपके दिल का ख्याल रखने के लिए। एंड बिलीव मी हुकुमरानी सा, हमारे होते हुए कोई आपके दिल को छू भी नहीं सकता। केसर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घुरते हुए बोली, आप हमारा मजाक बना रहे हैं। बोलकर उसने अपना मुंह फूला लिया और दूसरी तरफ देखने लगी। आरंभ केसर का चेहरा अपनी तरफ करके बोला, सुबह के बाद अब जाकर आपको देख रहे हैं और आप नाराज हो रही हैं। ये तो गलत बात है ना हुकुमरानी सा। केसर अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से आरंभ को घूमते हुए बोली, गुस्सा तो हमें होना चाहिए। आप हर रोज हमें अकेला सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। आई डोंट लाइक दिस।
बोलकर कर उसने आरंभ को हल्का सा धक्का दिया और उसके साइड से निकलकर आगे बढ़ गई। केसर थोड़ा सा आगे बढ़ी थी कि तभी आरंभ ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। केसर ने मुड़कर आरंभ की तरफ देखा। आरंभ ने केसर को कमर से पकड़ अपने करीब खींचा। केसर सीधे उसके सीने से टकरा गई। उसने अपने दोनों पैरों के आरंभ के पैरों पर रख दिए और हैरानी से आरंभ को देखने लगी। आरंभ ने केसर की जुल्फों को उसके कान के पीछे किया और धीरे से बोला, इतना गुस्सा वो भी इस छोटी सी नाक पर, लगती कहाँ से आप। बोलकर उसने केसर की नाक को हल्का सा पिंच किया। केसर अपनी नाक को सहलाते हुए बोली, अब क्या हम गुस्सा भी ना करें? आपका गुस्सा गुस्सा और हमारे कुछ भी नहीं। बोलकर वो अपनी आंखें छोटी करके आरंभ को घूरने का। आरंभ धीरे से बोला, मूड स्विंग्स। बोलते हुए वो केसर के चेहरे के काफी करीब था। ये सुनते ही केसर अपना सिर उसके कांधे पर रख लिया और धीरे से बोली, हमें ये सब नहीं पता, लेकिन हमारा रोने का मन कर रहा है। इसके आगे वो और कुछ बोलती है कि आरंभ उससे दूर हुआ और उसने एक बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिया। केसर ने जल्दी से उस बॉक्स को खोला और धीरे से बोली, चॉकलेट हेज़लनट आइसक्रीम। बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें में एक्साइटमेंट था, मानो उसे उसकी कोई कीमत मिल गई हो। केसर आरंभ की तरफ देखकर बोली, ये तो हमें चाहिए था। लेकिन आपको कैसे पता? हमें तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या चाहिए। आरंभ केसर के चेहरे पर हल्का सा झुककर बोला, जितना आप खुद को नहीं समझती उससे ज्यादा हम आपको समझते हैं। आपको क्या चाहिए ये पता करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बोलकर उसने केसर को वही स्लैब पर बैठा दिया था। केसर आलती पालती मारकर बैठ गई और अपनी आइसक्रीम खाने लगी। केसर धीरे से बोली, उम्मम गॉड, इसी की जरूरत थी। तभी आरंभ अचानक से बोला, हुकुम रानी सा खाना है तो आराम से खाए, ऐसी अजीब सी आवाज निकालने की जरूरत नहीं है। यू नो वॉट, आपकी ऐसी आवाज है, हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। इतना बोलते वो रुका और उसने एक गहरी सांस ली। इधर केसर को एहसास हुआ कि वो क्या कर रही थी, उसके गाल लाल हो चुके थे। केसर धीरे से बोली, आपका दिमाग में हमेशा ये सब चलता है क्या? आरंभ केसर के दोनों तरफ स्लैब पर हाथ रखा और उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, हर वक्त तो नहीं, लेकिन जब आप सामने रहते हैं तो हमारा दिमाग कैसा है और ही डायरेक्शन में जाता है। यू नो वॉट आई मीन। बोलकर उसके उसके ईयरलोब को बाइट किया। केसर के गाल एक बार फिर लाल हो चुके थे। उसने अपनी पलकें झुका ली और चुपचाप अपनी आइसक्रीम खाने लगी। आरंभ केसर को ऐसे ही मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। वो केसर के उस छोटे से चेहरे को देख रहा था, उसकी नीली आंखें, उसकी शाइनेस की वजह से लाल होते गाल, छोटी सी नाक और उसके वो पिंक पाउटी लिप्स जिस पर आइसक्रीम लगी हुई थी। तैनू तकदा रवा, बातों पे तेरी हांसदा रवा, पागल मैं खुद नू बनांदा रवा, तू हंसदी रवे, मैं हंसंदा रवा, तैनू तकदा रवा। इधर केसर का सारा ध्यान इस वक्त अपनी आइसक्रीम पर ही था। उसे कब से आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही थी, उसे स्पेशली चॉकलेट हेज़लनट आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही थी। लेकिन उसकी क्रेविंग उसके समाज से पूरी तरह से भर थी। तभी आरंभ ने उसके होठों के किनारे पर लगा हुआ क्रीम हल्का सा साफ किया। केसर उसे देखकर बोली, आप खाएंगे? उद्धरण चिन्ह। बोलकर उसने एक बाइट आरंभ की तरफ बढ़ा दिया। आरंभ ने बिना कुछ बोले उसके हाथ से बाइट खा लिया। केसर खुद भी खा रही थी और आरंभ को भी खिला रही थी। थोड़ी देर बाद उसका पेट भर चुका था। वो अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, अब बस और नहीं खाना हमें, हमारा पेट भर गया। बोलकर कर उसने आरंभ की तरफ देखा, जो उसे अपनी खुमारी भारी आंखों से देख रहा था। केसर चुपचाप आरंभ की तरफ देखने लगी। उसकी वो काली गहरी आंखें, उसके फोरहेड पर आते हुए छोटे छोटे बाल, शार्प जॉलाइन एंड डार्क पिंक लिप्स। आरंभ धीरे धीरे केसर के चेहरे की तरफ झुकने लगा। केसर ने अपनी आंखें बंद कर ली। आरंभ ने अपने होठों को उसके होठों के साथ जोड़ दिया। आरंभ के होठों को महसूस करते ही केसर की धड़कनें बढ़ गई और उसने भी आरंभ को किस करना शुरू कर दिया। आरंभ के हाथ केसर की बैक पर चल रहे थे और वो सेंसुअली केसर के होठों को लीक के साथ सक कर रहा था। आहा। केसर की हल्की हल्की शिश्कियां किचन में गूंज रही थी। वही आरंभ के हाथ केसर की बैक से होते हुए उसके फ्रंट पर आ चुके थे और उसने केसर की ब्रेटेस्टी को अपने हाथों में भर लिया। आरंभ की पकड़ अपने बॉसम पर फील करते ही केसर की आंखें सेंसेशंस की वजह से अपने आप बंद हो गई और वो किस के बीच में ही मौन करने लगी। आरंभ ने ये सुनते ही धीरे धीरे केसर की बॉसम पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और अब वो उसे धीरे धीरे प्रेस कर रहा था।
कुछ देर बाद आरंभ केसर से अलग हुआ। इस वक्त दोनों के होठों के पास सलाइवा लगा हुआ था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, तभी बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई। जोधपुर, राजस्थान, राजमहल। रात का वक्त। आरंभ बाहर हॉल में आया, उसकी नजर सीढ़ियों के पास गिरी हुई शोपीस पर गई। आरंभ ने एक नजर चारों तरफ घुमाई और फिर उस शोपीस की तरफ बढ़ गया। तभी केसर वहां आए और आरंभ की बाजू पकड़कर बोली, क्या हुआ? ये शोपीस यहां कैसे गिरी? बोलते हुए उसके फेस पर कंफ्यूजन साफ नजर आ रहा था, क्योंकि वो शोपीस बहुत भारी थी, ऐसे ही किसी के छूने से थोड़ी गिरने वाली थी। आरंभ बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, ऊपर कमरे में जाइए, हम थोड़ी देर में आते हैं। केसर उस गिरी हुई शोपीस की तरफ इशारा करते हुए बोली, लेकिन ये शोपीस। उसने इतना कहा ही था कि आरंभ उसकी बात बीच में काटकर बोला, हमने कहा ना ऊपर कमरे में जाइए। केसर धीरे से बोली, ठीक है। ये बोलकर वो तुरंत ऊपर अपने कमरे की तरफ चली गई। केसर के जाते ही आरंभ के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। अचानक उसने वही दीवार पर लगी हुई तलवार को निकाला और बिना देखे एक तरफ फेंक दिया। एक आदमी जो पर्दे के पीछे छिपा हुआ था, वो तलवार सीधा जाकर उस आदमी के गले पर लगा। वो आदमी जमीन पर गिर गया और दर्द में तड़पने लगा। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। आरंभ बड़े आराम से चलकर उसके पास आया और अपने घुटनों के बल बैठकर बोला, क्या लगा? तुम छुपते छुपाते राजमहल के अंदर आओगे और हम तुम्हें अंदर आने देंगे? बोलकर आरंभ ने एकदम से वो तलवार उसके गले से निकाल ली। वो आदमी एक बार फिर दर्द से तड़प उठा, उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसे अब समझ आ रहा था कि क्यों वो इतनी आसानी से राजमहल के अंदर आ गया। ये सब आरंभ का बस एक जाल था, उसे और उसके आदमियों को पकड़ने का। तभी मल्हार वहां पर आकर जल्दी से बोली, हुकुम सा, इसके साथ और भी 4 लोग हैं, जिसे हमारे आदमियों ने पकड़ लिया है। पूरे राजमहल की सुरक्षा डबल कर दी है हमने, अब कोई खतरा नहीं है, सब कुछ हमारे पास कंट्रोल है। उद्धरण चिन्ह। आरंभ खड़ा हुआ और उस आदमी को देखते हुए धीरे से बोला, कितने बेवकूफ हैं ये लोग, जिन्हें लगता है ये आसानी से हुकुम रानी सा तक पहुंच जाएंगे। बोलकर आरंभ ने एकदम से वो तलवार उस आदमी के सीने में उतार दिया। एक ही पल में उस आदमी की रूह उसके शरीर से अलग हो गई। आरंभ ने अपने हाथों की तरफ देखा जिस पर खून लगा हुआ था। वो मल्हार से बोला, क्लीन ऑल द शिट। बोलकर आरंभ जैसे ही पलटा, उसकी नजर आदित्य जी पर गई जो उससे कुछ दूरी पर खड़े थे। आरंभ उन्हें नजरअंदाज करते हुए सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। तभी आदित्य जी तेज आवाज में बोले, मधु आज अमर प्रताप सिंह से मिलने गई थी, अपने बेटे की ऐसी हालत का बदला चाहिए उसे। वही ये सुनते ही आरंभ के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। आदित्य जी आरंभ के सामने जाकर बोले, अब तक उसे पता चल चुका है कि रुद्र की इस हालत के जिम्मेदार आप हैं। जान से मारने की साजिश रच रहा है वो। आरंभ बोरियत भरे लहजे में बोला, लाइक आई केयर, कोई पहली बार नहीं कर रहा है वो। आदित्य जी गुस्से से बोले, पहली बार नहीं है, जानते हैं हम, लेकिन इस बार आप अकेले नहीं हैं। केसर आपके साथ है और वो प्रेग्नेंट है। आपका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, कैसे संभालेंगे ये सब? आरंभ बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, हर कोई आपकी तरह नहीं होता जो संभाल कर भी ना संभाल पाए। केसर हमारी बीवी है, कमजोरी नहीं ताकत हमारी है। बोलकर आरंभ गुस्से से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। इधर आदित्य जी खुद से बोले, सो मच प्रोटेक्टिव। उद्धरण चिन्ह। आरंभ ऊपर जाते हुए बोला, इकलौती बेबी है वो हमारी, प्रोटेक्टिव होना जरूरी है। वक्त रहते वैल्यू ना की जाए तो किस्मत और जिंदगी खेल खेल कर उसे दूर कर देती है। हम ना तो उनसे दूर जाना चाहते हैं और ना ही हम उन्हें कभी खुद से दूर जाने देंगे। आरंभ की बात सुनते ही आदित्य जी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो धीरे से बोले, मोहब्बत हो गई आपके बेटे को स्वर्ण, बस एहसास नहीं है, बिल्कुल आप पर गया है आपका बेटा। बोलकर उन्हें अपना सिर हिला दिया और वहां से चले गए। वो यहां बस आवाज सुनकर आए। केसर में इधर कमरे चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी और बाहर बालकनी की तरफ देख रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और आरंभ अंदर आया। गेट खुलने की आवाज सुनते ही किसी की नजर उस तरफ चली गई जहां से आरंभ अंदर आ रहा था, और जैसे ही दोनों की नजर एक दूसरे से मिली, दोनों ही अपनी अपनी जगह रुक गई। केसर धीरे से बोली, आपने कितनी देर लगा दी, हम आपका इंतजार कर रहे थे। बोलते हुए उसकी नजर आरंभ पर ही टिकी हुई थी। आरंभ कुछ पल रुक कर बोला, और क्यों कर रही थी आप हमारा इंतजार?
हमने तो आपसे नहीं कहा था। उद्धरण चिन्ह। केसर जल्दी से बोली, आपने नहीं कहा, लेकिन अपना मना भी तो नहीं किया ना, और वैसे भी हमें आपके बिना सोने की आदत नहीं है। मतलब हमें नींद नहीं आती। बोलकर उसने अपना सिर झुका लिया और अपनी उंगलियों के साथ खेलने लगी। वही ये सुनते ही आरंभ की दिल की धड़कन तेज हो गई और उसके दिल में सुकून उतर आया था। आरंभ गहरी सांस लेकर बोला, हम आते हैं। ये बोलकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वॉशरूम के अंदर आते ही उसने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और सिंक के सामने उसे धोने लगा। और अगले ही पल लाल खून उसकी हाथों से बहने लगा। ये खून उस आदमी का था। उसने अपने हाथों को अच्छे से धोया और खुद की रिफ्लेक्शन को सामने लगे मिरर में देखा और एक गहरी सांस ली। अच्छा हुआ केसर ने ये नहीं देखा, वरना वो उसे क्या बताता। कुछ देर बाद वो वापस आया। उसने केसर की तरफ देखा, जो अब भी वैसे ही बैठी थी। आरंभ उसके पास आकर बैठ गया और उसने अपनी घड़ी उतारकर नाइट स्टैंड पर रखकर केसर जल्दी से बोली, बस तो ही रही हूं। बोलकर वो बेड पर लेट गई। आरंभ ने एक गहरी सांस ली और वो केसर के सर बैलों में अपनी अंगलियां चलने लगा। उसके ऐसा करते ही केसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपनी एक आंख खोली कर आरंभ की तरफ देखा और फिर थोड़ा सा ऊपर उठकर उसने आरंभ के गाल पर किस कर लिया। उसके ऐसा करते ही आरंभ के चेहरे पर जेन्युइन मुस्कान आ गई। उसने अपने होठ केसर के माथे पर रख दिए। आरंभ केसर को कंबल से ढक कर बोला, अब आंखें बंद और हम वापस मुंबई जा रहे हैं। केसर कुछ पल रुककर बोली, मुंबई? हमें लगा आपको अभी यहां और वक्त लगेगा, मतलब यहां पर। उद्धरण चिन्ह। उसने अभी इतना कहा ही था कि आरंभ उसकी बात बीच में काटकर बोला, आपको इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप बस हम पर ध्यान दीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। उद्धरण चिन्ह। केसर धीरे से बोली, लेकिन हमरे ध्यान तो सिर्फ आप पर ही रहता है हुकुम सा। बोलकर उसके अपने आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग चुकी थी। आरंभ ने हल्के से उसके माथे को अपने होठों से छू लिया और वो खुद उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। अगला दिन। केसर इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और वो खुद को देखते हुए कुछ सोच रही थी। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। तभी पीछे से एक आवाज आई। केसर ने एकदम से मुड़कर आरंभ को देखा, जो कि बालकनी के पास खड़ा उसे देख रहा था। आरंभ केसर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, चले। बोलकर उसने अपना हाथ केसर की तरफ बढ़ा दिया। केसर ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और आरंभ के हाथ में अपना हाथ रख दिया। आरंभ ने उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरविंड की और उसे लेकर के कमरे से निकल गया। केसर चुपचाप आरंभ के साथ चल रही थी। नीचे पहुंचते ही सबकी नजरें उन दोनों की तरफ चली गई थी। अनामिक जी आरंभ की तरफ देखकर बोली, क्या आप सच चाहते हैं सानवी आपके साथ मुंबई जाए? उद्धरण चिन्ह। आरंभ बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तो आप क्या चाहती हैं दादी सा, वो यहां रहकर रोज रोज के फैमिली ड्रामा देखें, या फिर एक टिपिकल प्रिंसेस की तरफ शादी करके अपने सपनों की कुर्बानी दे दे? उद्धरण चिन्ह। माया जी जल्दी से आगे आकर बोली, सानवी हमारी बेटी है, आपका कोई हक नहीं बनता उसकी जिंदगी के फैसले लेने का। आरंभ सार्कास्टिकली बोला, तब तो आपका भी हक नहीं बनता उसकी जिंदगी के फैसले लेने का। वह 18 जोड़ है, अच्छे बुरे की समझ है उसे। अपनी जिंदगी का फैसला वो खुद ले सकती है। वो हमारे साथ मुंबई जा रही है, ये उनका फैसला है और उनके फैसले के साथ हम खड़े हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो वह उसकी दिक्कत है, हमारी नहीं। उद्धरण चिन्ह। बोलकर आरंभ ने अपनी गहरी नजरों से माया जी की तरफ देखा, जिसे महसूस करते ही वो अंदर तक कांप गई। आरंभ ने सानवी को इशारा किया और खुद केसर का हाथ पकड़कर राजमहल से बाहर निकल गया। करीब 4 घंटे बाद वो लोग मुंबई पहुंच चुके थे। इस वक्त केसर और आरंभ गाड़ी की बैक सीट पर बैठे थे और ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा था। सानवी दूसरी कार में मल्हार के साथ थी। केसर चुपचाप बाहर देख रही थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी कि वो फाइनली वहां आ चुकी थी। उसे वहां बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, बहुत नेगेटिव फीलिंग आती थी। उसकी एक वजह यह भी थी कि वहां किसी ने भी उसके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया था। पहले प्रजापति के घर उसकी चाची और लावण्या ने का जीना हराम कर रखा था और यहाँ माया जी और मधु जी ने, रुद्र ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। केसर मुस्कुराते हुए बाहर देख रही थी। इस वक्त उनकी कार सिग्नल पर रुकी हुई थी। अभी कुछ देर पहले ही स्कूल की छुट्टी हुई थी और छोटे छोटे बच्चे जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर रहे थे। केसर मुस्कुराते हुए उन बच्चों को देख रही थी कि तभी उसकी नजर एक तरफ चली गई,
वो धीरे से अपने मन में बोली, अवनी से सो दिया। बोलते हुए उसकी नजरें अवनी की तरफ ही थी, जो कि एक कैफे के अंदर बैठी हुई थी। उसके सामने एक लड़का भी बैठा हुआ था। सामने का वॉल ग्लास का बना हुआ था, जिस वजह से केसर उन दोनों को अच्छे से देख पा रही थी। केसर खुद से बोली, ये इसके साथ ये लड़का कौन है? आह, हमें क्या कोई भी हो, बस इसकी नजर ना हो हमारे हुक्म सा, वरना हमें खुद नहीं पता है क्या करेंगे। बोलकर उसने मुंह बना लिया और अब उसका मूड खराब हो चुका था। केसर ने एक बार आरंभ की तरफ देखा जो अपने फोन पर कुछ कर रहा था। वो वापस बाहर देखने लगी। पूरी फ्लाइट आरंभ में अपनी मीटिंग में बिजी था। उसने एक बार भी केसर पर ध्यान नहीं दिया था, ऐसा केसर को लग रहा था। उसे आरंभ की पर अटेंशन चाहिए थी, जो उसे मिल नहीं रही थी। ऊपर से यहां आते ही उसने अवनी को देख लिया था। उसे अब गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक बार फिर से उसके हार्मोन ट्रिगर हो गए थे। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी विला की पार्किंग में आकर रुकी। केसर ने आरंभ को पूरी तरह से इग्नोर किया और गुस्से से कार का गेट खोलकर बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसकी आंखें नम हो गई थी। उसने जोर से दरवाजा बंद किया और सबको इग्नोर करते हुए विला की तरफ बढ़ गई। तभी किसी ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर एक तरफ खींच लिया। केसर जोर से चिल्लाए और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। मुंबई, इंडिया। केसर ने धीरे से अपनी आंख खोली। उसने अपने पीछे सर घुमाकर देखा, जहां गार्डनिंग का सामान रखा हुआ था, जिनसे किसी को भी चोट लग सकती थी। अगर गलती से भी उसका पैर उसे लग जाता तो उसे बहुत बुरी तरह से चोट आती। ये सब सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सर उठाकर आरंभ की तरफ देखा, जो गुस्से से हेड सर्वेंट को घूर रहा था। केसर धीरे से बोली, आई एम सॉरी। ये सुनते ही आरंभ का ध्यान केसर की तरफ चला गया। केसर, वो छोटा सा गोल चेहरा, रोने की वजह से पूरा लाल हो गया था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। आरंभ धीरे से बोला, व्हाट द हेल? उद्धरण चिन्ह बोलकर आरंभ ने एकदम से केसर को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर विला के अंदर बढ़ गया। आरंभ केसर को बेडरूम में लेकर गया और बेडरूम में पहुंचते ही उसने केसर को बेड पर आराम से बैठा दिया। केसर अब भी अपना सिर झुकाकर रो रही थी। आरंभ केसर के चिन को पकड़कर केसर का चेहरा ऊपर किया, पर केसर की नजरें अभी भी नीचे थी। आरंभ केसर के गाल पर हाथ रखकर उसकी आंखों को साफ करते हुए बोला, लुक एट मी हुकुमरानी सा। केसर अपनी पलकें उठाकर आरंभ को देखती है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसकी आंखें किसी क्रिस्टल की तरह चमक रही थी। उसकी नाक रोने की वजह से लाल हो गई थी। आरंभ केसर के गाल को सहलते हुए बोला, शुश रोकी, कुछ नहीं हुआ, अब रोना बंद कीजिए। केसर अपनी नजर दूसरी तरफ करते हुए धीरे से बोली, आई एम नॉट क्राइंग, बस आंसू नहीं रुक रहे हैं। आरंभ ने बिना कुछ बोले केसर के गालों को अपने हाथों में भरा और फिर उसने केसर का चेहरा अपनी तरफ किया। आरंभ ने कुछ पल केसर का चेहरा देखा और फिर अगले ही पल उसने उसका चेहरा सीधे अपने सीने से लगा लिया। आरंभ के सीने से लगते ही केसर की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो अब बुरी तरह रोने लगी थी। केसर रोते हुए बोली, आप हमें इग्नोर कर रहे हैं ना? क्या हमने आपको इतना परेशान कर दिया? क्या आप हमें छोड़ देंगे? प्लीज हमें मत छोड़िए, हम पक्का आपको परेशान नहीं करेंगे। बोलते हुए उसने अपनी पकड़ आरंभ पर मजबूत कर दी थी। वही आरंभ केसर की बात सुनकर सदमे में ही पहुंच चुका था। वो खुद से बोला, छोड़ देंगे? व्हाट द हेल? क्या चल रहा है इनके दिमाग में? बोलते हुए उसने सिर झुकाकर केसर की तरफ देखा, जो इस वक्त उसके सीने से लगकर रो रही थी। आरंभ केसर को खुद से अलग करके बोला, ये क्या बोल रही हैं आप? और हमने कब आपको इग्नोर किया? केसर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ की तरफ देखते हुए बोली, अपने प्लेन में किसी से फोन पर कहा था कि आप हमें छोड़ देंगे, क्योंकि हम आपको बहुत परेशान करते हैं। इसलिए पूरे रास्ते अपने आप से एक बार भी बात नहीं की। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो दोबारा रोना बैठ गई। इधर आरंभ ने अपने सर पर हाथ रख लिया। उसने केसर को देखा, जिसने रो रोकर अपनी हालत खराब कर ली थी। आरंभ गहरी सांस लेकर बोला, हुकुमरानी सा, हम क्लाइंट का जिक्र कर रहे थे। आपको कोई गलतफहमी हुई है? ये सुनते ही केसर ने सिर उठाकर आरंभ की तरफ देखा। मैंने पूछ रही है, क्या वो सच बोल रहा है? आरंभ जल्दी से बोली, हाँ हम सच बोल रहे हैं। भला हम आपको क्यों छोड़ेंगे? आप हमारी बीवी हैं, हमारे होने वाले बच्चे की माँ है। और उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो रुक गया और केसर की आंखें देखने लगा। केसर धीरे से बोली, और क्या? उद्धरण चिन्ह।
आरंभ कुछ पल रुककर बोला, और कुछ नहीं। फिलहाल आपको मूड स्विंग हो रहा है, ओके। यू नो वट यूर लुकिंग लाइक अ क्राई बेबी। उद्धरण चिन्ह। केसर मुंह फूले लाते हुए धीरे से बोली, आई एम नॉट क्राई बेबी। अचानक बोले उसे खांसी आने लगी। आरंभ ने जल्दी से केसर को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद केसर थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी। आरंभ केसर के पास बेड पर बैठा, तभी केसर एकदम से जाकर आरंभ की गोद में बैठ गई। आरंभ उसे देखने लगा। केसर इधर उधर देखते हुए बोली, आई वॉन्ट योर अटेंशन। बोलकर उसने अपना चेहरा आरंभ के कंधे पर रख लिया और ग्लास वॉल से बाहर बीच की तरफ देखने लगी। आरंभ केसर के बोलों में उंगलियां चलते हुए बोली, हम नाउ आई अंडरस्टैंड, ये सारा रोना वाला ड्रामा हमारी अटेंशन के लिए था। ये सुनती केसर ने अपने लोअर लिप को हल्के से बाइट किया और मुस्कुराते हुए बाहर देखने लगी। आरंभ केसर के बोलों को चूम कर धीरे से बोला, माई लिटिल अटेंशन सीकर हुक्म रानी सा। उद्धरण चिन्ह। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। इस वक्त बेडरूम में बिल्कुल शांति थी। आरंभ केसर के बालों में अपनी उंगलियां चल रहा था। वही केसर आरंभ के शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए बाहर देख रही थी। तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। उसका सारा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, सब कुछ अब सुकून में बदल चुका था। और बदलता भी क्यों नहीं, आखिर उसके सुकून का एकमात्र जरिया उसके पास जो था। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। कैसे हम जाने, हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। थोड़ी देर बाद आरंभ धीरे से बोला, कुछ खाना है आपको? अपनी फ्लाइट में भी कुछ नहीं खाया था। उद्धरण चिन्ह। केसर धीरे से बोली, हमें ना चीज ही माइक्रोनी खाना है। बोलते हुए केसर ने आरंभ के कंधे से अपना सिर हटाया और वो उसके चेहरे को देखने लगी। आरंभ घूरते हुए बोला, भर का कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये सुनते ही एक बार फिर केसर की आंखों में आंसू भर आए और वो अपनी आंसू भरी आंखों से आरंभ को घूरने लगी। आरंभ ने कुछ पल केसर को देखा और फिर उससे बोला, नॉट अगेन। बोलकर उसने अपना सिर हिला दिया। आरंभ ने पॉकेट से अपना फोन निकाला और फिर वो केसर के लिए चीजी माइक्रोनी ऑर्डर करने लगा। केसर ने एक बार आरंभ के फोन की तरफ देखा और फिर धीरे से बोली, एक रेड वेलवेट केक भी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही आरंभ ने कर टेढ़ा कर केसर को देखा। उसे अपनी तरफ देखता पाकर केसर एकदम से हड़बड़ा गई और इधर उधर देखने लगी। आरंभ ने कुछ पर केसर को देखा और फिर उसने सर हिला दिया। सब कुछ ऑर्डर करने के बाद आरंभ केसर को लेकर खड़ा हो गया। केसर आरंभ के गले अपनी बाहों में डालकर जल्दी से बोली, कहाँ ले जा रहे हो आप हमें? आरंभ वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, बाथरूम, यू रियली नीड इट। उद्धरण चिन्ह। आरंभ की बात सुनते ही केसर बिल्कुल चुप हो गई। वॉशरूम के अंदर जाते ही आरंभ ने केसर को स्लैब पर बैठ दिया और एक गीला तौलिया से खुद उसका चेहरा साफ करने लगा। करीब 20 मिनट बाद केसर बिस्तर पर बैठकर चीजी माइक्रोनी और रेड वेलवेट केक खा रही थी। वही आरंभ केसर के पास बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप में कुछ देख रहा था। उसने मल्हार को पहले ही कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था कि आज वो ऑफिस नहीं आने वाला है। हमें पता है आप ये कोर्स अपनी चाची से छुपाकर कर रही थी, लेकिन फिर उन्हें पता चल गया और उन्हें आपका कोर्स छुड़वा दिया और ये अधूरा रह गया, लेकिन अब आप इसे कंटिन्यू करेगी। केसर जल्दी से बोली, थैंक यू सो मच हुकुम सा। बोलकर उसने जल्दी से आरंभ के गाल पर किस कर लिया। सानवी अपना गला साफ करते हुए बोली, भाभी सा कंट्रोल, हम भी यहाँ पर, हमारे यहाँ से जाने के बाद आप अपना रोमांस कंटिन्यू कर सकती हैं। ये सुनते ही केसर का चेहरा पूरा लाल हो गया था। उसकी तो अब हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपना सर उठाकर किसी को भी देख सके। आरंभ अपना गला साफ करके बोला, इतना ही नहीं कुछ और भी है आपके लिए। ये सुनते ही केसर अपना सिर उठाकर आरंभ को देखा लगी। आरंभ केसर के गाल पर हाथ रखकर उससे बोला, जिस जापानीज क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग थी, उन्हें आपका प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा लगा था, इसलिए वो चाहते हैं कि आप भी उनके इस प्रोजेक्ट में शामिल हो। केसर हैरानी से बोली, लेकिन हम कैसे? मतलब हमने तो बस प्रेजेंटेशन को समझाया था, लेकिन प्रेजेंटेशन तो आपने बनाई थी ना हुकुम सा। मल्हार जल्दी से बोली, जी हुकुम रानी सा, प्रेजेंटेशन हुकुम सा ने जरूर बनाई थी, लेकिन आपने बिना किसी इन्फॉर्मेशन के जिस तारीख से प्रेजेंटेशन को हैंडल किया था, वो तारीखा सच में बेहतरीन था।
आरंभ केसर के गाल को हल्का सहलते हुए बोल, ऑफ कोर्स, और हमने आपके डिजाइन देखे, आपकी डिजाइन अमेजिंग है। केसर कुछ पल रुककर बोली, लेकिन हमारे पास कोई डिग्री नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आरंभ बोरियत बरेली में बोला, हुकुमरानी सा, हम डिग्री में नहीं इंसान की काबिलियत में भरोसा रखते हैं। और आप इस काम के काबिल हैं। केसर बिन कुछ बोले चुपचाप आरंभ की आंखों में देखने लगी। आरंभ एक फाइल केसर की तरफ बढ़ाकर बोला, कल आप हमारे साथ ऑफिस चल रही है, और कल एक मीटिंग होने वाली है जिसे आप हमारे साथ अटेंड करेगी। इस फाइल में मीटिंग्स की डिटेल है। आरंभ एक फाइल केसर की तरफ बढ़ाकर बोला, कल से आप हमारे साथ ऑफिस चल रही है, और कल एक मीटिंग होने वाली है जिसे आप हमारे साथ अटेंड करेगी। केसर ने वो फाइल आरंभ से ले ली। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था, उसके सारे सपने पूरे हो रहे थे। अपनी आगे की पढ़ाई के लिए उसने वापस से ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया था और अब वो आरंभ के साथ काम करने वाली थी। She never thought that anyone could make reality of her dreams, but one day he came and showed her that to her every dream will be completed soon. मुंबई, इंडिया। अगली सुबह केसर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। इस वक्त वो ग्लास वॉल की तरफ मुंह करके सो रही थी। दूसरे साइड का बेड खाली था। केसर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसके ज़हन में आरंभ का चेहरा घूम रहा था। उसके होठों की स्माइल देख कोई भी बता सकता था कि वो प्यार में है। केसर ने अपने हाथ बिस्तर पर फैलाए और खुद को संभालते हुए उठ गई। उसकी नजर खुद पर गई। वो अभी बस आरंभ की शर्ट में लिपटी हुई थी। उसने आरंभ के शर्ट को स्मेल किया। उसके गाल हल्के हल्के लाल हो गए। केसर को कल रात की चीजें याद आने लगी। वो सब याद आते ही केसर के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। केसर ने एक पिलो को हक किया और धीरे से बोली, आई नो, जो हम फील कर रहे हैं वो बहुत स्पेशल फीलिंग है। ये हमारी वो फीलिंग जिसे सालों पहले हमने अपने दिल के किसी कोने में दफन कर दिया था, लेकिन अब हम खुद को रोकेंगे नहीं, क्योंकि इतना बोलकर वो रुक गई। केसर बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, क्योंकि इश्क हो गया है हमें आपसे। आई एम फॉल इन लव विथ यू मिस्टर आरंभ प्रताप सिंह। बोलकर केसर ने पिलो को हक किए हुए ही अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने आरंभ के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगे। In a world where she believed love wasn't for her, he appeared with every reason to prove her wrong. केसर खुद में ही खोई हुई थी कि तभी किसी ने उसके गालों पर बाइट कर लिया। केसर ने झट से अपनी आंखें खोली और उसकी नीली आंखें आरंभ की आंखों से जा मिली, जो उसे देख रहा था। आरंभ को देखते ही एक बार फिर केसर के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। क्योंकि वो इस वक्त सिर्फ एक टॉवल में था, ऊपर से वो अभी केसर के बेहद करीब खड़ा था। केसर की नीली आंखें आरंभ के परफेक्टली शेप्ड एब्स पर टिकी हुई थी। आरंभ को अपने इतने करीब देख उसके अपने बॉडी में हीट सेंसेशन होने लगी थी। उसने अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में कस लिए और अपनी आंखें नीचे कर ली। उसके हल्के लाल गाल और लाल हो गए। आरंभ केसर के लाल गालों को देखकर बोला, हम टेल मी हुकुमरानी सा, कुछ डर्टी डर्टी आपके माइंड में चल रहा है ना? ये सुनते ही केसर की आंखें बड़ी हो गई और आरंभ को देखकर हकलाते हुए बोली, व्हाट डू यू मीन? आरंभ ने कुछ पल केसर को देखा और फिर उसने अगले ही पल केसर को अपने पास खींच लिया। केसर बेड पर अपने घुटनों के बल खड़ी हो गई। केसर अपनी आंख बड़ी बड़ी करके आरंभ को देखने लगी। आरंभ केसर के चेहरे के करीब जाकर बोला, इट मीन्स कि आप हमें बेशर्म कहती हैं, लेकिन कभी खुद को देखा है? अगर हम बेशर्म हैं तो आपका दिमाग भी कोई साफ सुथरा नहीं है। बोलकर आरंभ ने केसर की नोज पर बाइट कर लिया और तिरछा मुस्कुरा दिया। आह, आउच, हुकुम सा, बोलकर केसर अपनी नाक सहलाने लगी। आरंभ ने केसर का हाथ उसकी नाक से दूर किया और फिर उसकी नाक पर किस कर लिया। केसर अपनी पलकें झुकाकर धीरे से बोली, ये सब आपका असर है। हम बहुत अच्छे थे, आई वाज वेरी गुड, बट आपने हमने बिगाड़ दिया है। बोलकर उसने अपने होठों का पाउट बना लिया। आरंभ हल्का सा हंसकर बोला, अच्छा तो ये हमारी गलती है, लेकिन हमने तो नहीं कहा कि आप हमें ऐसे देखकर ब्लश कीजिए या फिर बेड पर अपनी स्वीट स्वीट वॉइस से हमें एक्साइटेड कीजिए और इतनी हॉट बनकर हमें सेड्यूस कीजिए। इतना बोलकर वो रुक गया और उसने केसर को देखा जिसने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करवा दिया था। आरंभ ने उसके हाथ पर किस कर लिया। केसर ने जल्दी से अपने हाथ पीछे खींच लिए और आरंभ को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी। ऑलरेडी आरंभ की बात सुनकर उसकी हार्टबीट बढ़ी हुई थी और अब जैसे आरंभ उसे देख रहा था उसका मन कर रहा था कि वो कहीं भाग जाए या कहीं छुप जाए।
केसर को अपनी तरफ यूं देखता पाकर आरंभ उसके चेहरे पर झुककर बोला, अब आप हमें ऐसे देखेंगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी हुक्मरानी सा। वैसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर आप पूरा दिन बेड से उठ नहीं पाएंगी। बोलकर उसने आई विंक कर दी। केसर जल्दी से बोली, नहीं कोई जरूरी नहीं है। बोलकर वो जल्दी से बिस्तर से नीचे कूदकर बाथरूम की तरफ भाग गई। आरंभ उसे ऐसे खुद से बचकर भागता देखकर हंस कर दिया। वो अपने दी पर हाथ रखकर बोला, आपकी मासूमियत हमारे जीने की वजह बन गई है, एंड विल मेक श्योर कि आपकी मासूमियत कभी आपसे दूर ना हो। उद्धरण चिन्ह। मेरा ही साया तू है, मुझमें समाया तू है, हर पल ये लगता है मुझे। थोड़ी देर बाद केसर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। आज वो पहली बार आरंभ के साथ उसके ऑफिस जाने वाली थी। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों ही दिख रही थी। उसने बेबी पिंक कलर की कुर्ती और स्ट्रेट पैंट पहन रखा था। केसर ने अपने बाल खुले छोड़े हुए थे और इस वक्त वो लिपस्टिक लगा रही थी। उसके पिंक पाउटी लिप्स जो किसी लॉलीपॉप की तरह जूसी लग रहे थे। वही आरंभ बालकनी की स्लाइडिंग डोर से टिककर खड़ा था और केसर को देखे जा रहा था। इधर केसर बेड पर बैठकर अपनी हील्स पहनने कोशिश कर रही थी कि तभी उसे अपने पैरों पर किसी के ठंडे हाथ फील हुए। केसर ने नजर उठाकर सामने आरंभ को देखा जो अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। आरंभ को देखकर केसर धीरे से बोली, हम कर लेंगे हुकुम सा। आरंभ ने केसर की हील्स को साइड किया और उसे स्नीकर्स पहनाते हुए बोला, आज से नो हील्स, आप प्रेग्नेंट हैं और हम आपको लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। सो आई रिप्लेस योर हील्स विथ स्नीकर्स और फ्लैट। बोलकर उसने अपनी नजर उठाकर केसर को देखा। केसर धीरे से बोली, सॉरी, वो हमारा ध्यान नहीं गया। बोलकर उसने अपना सिर झुका लिया। आरंभ केसर की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोला, चले। उद्धरण चिन्ह। केसर ने जल्दी से आरंभ के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और खड़ी हो गई। अभी आरंभ कुछ कदम चला ही था कि वो एकदम से रुक गया। उसने पलटकर केसर को देखा जो अभी अपनी जगह पर खड़ी थी। आरंभ उसे देखकर बोला, क्या हुआ? केसर अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए बोली, हम कैसे लग रहे हैं? बोलकर उसने अपने दोनों हाथों को उलझाकर कस लिया। आरंभ केसर के पास आया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, बिल्कुल हमरी लग रही है। बोलकर आरंभ ने केसर के फोरहेड पर किस कर लिया। वही केसर के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ चुकी थी। कुछ देर बाद दोनों कार में थे और अमेजिंग बात यह थी कि आज आरंभ कार ड्राइव कर रहा था। केसर पैसेंजर सीट पर अपना सर झुकाकर बैठी थी और अपनी उंगलियों से खेल रही थी। शायद अपनी नर्वसनेस और एंजाइटी को कम करने की कोशिश कर रही थी। आरंभ ने ड्राइव करते हुए एक नज़र केसर के देखा और फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उससे बोला, लाइफ में हर चीज पहली बार होती है, नर्वस होना नेचुरल है, लेकिन नर्वसनेस को कंट्रोल करना पड़ता है। आपको भी यही करना पड़ेगा। केसर ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया। वो आरंभ को एक मेंटर के तौर पर देख रही थी जो उसे सब कुछ अच्छे से समझा रहा था। आरंभ केसर के गाल पर हाथ रखकर सहलाते हुए बोला, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप हमारी बीवी है और इस ऑफिस पर जितना हक हमारा है उतना ही आपका भी है। लेकिन यहाँ आपको अपनी पहचान खुद बनानी होगी। आपको खुद को प्रूव करना होगा। आपको सबको ये बताना होगा कि आप ये जगह इसलिए डिजर्व नहीं करती क्योंकि आप हमारी पत्नी हैं, बल्कि इसलिए करती हैं क्योंकि आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट है। अंडरस्टैंड? केसर गहरी सांस लेकर बोली, अंडरस्टूड। लेकिन हम पहली बार ऑफिस जा रहे हैं, बस इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। अगर हमसे कोई गलती हो गई या हम लड़खड़ा गए तो। आरंभ केसर की आंखों में देखकर बोला, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप जब भी लड़खड़ाएंगी हमेशा हमें अपने पीछे पाएंगी। हम आपको कभी गिरने नहीं देंगे। आरंभ की बात सुनकर केसर जल्दी से उसके सीने से लग गई। आरंभ केसर की पीठ पर हाथ रखकर बोला, तो फिर अंदर चले मिसेज सिंह। केसर मुस्कुराकर बोली, ऑफ कोर्स मिस्टर सिंह। उद्धरण चिन्ह। एक बॉडीगार्ड ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला। केसर और आरंभ कार से उतरकर ऑफिस के अंदर चले गए। सारे एम्प्लॉइज उन दोनों को देखकर जल्दी से खड़े हो गए। अब तक ऑफिस में सबको उनकी शादी के बारे में पता चल चुका था। आज सब आरंभ को पहली बार किसी लड़की के साथ देख रहे थे जो कोई और नहीं उसकी खुद की पत्नी थी। इधर आरंभ केसर को अपने केबिन में लेकर आया। केसर ने पूरे केबिन को देखा। उस केबिन का थीम व्हाइट एंड ग्रे था। आरंभ जाकर अपनी हेड चेयर पर बैठ गया। उसने केसर को देखा जो उसके केबिन को ऑब्जर्व कर रही थी।
आरंभ केसर को देखा कर बोला, कम हियर। बोलकर उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ा दिया। केसर धीरे धीरे चलकर आरंभ के पास गई। आरंभ ने उसे कमर से पकड़ सीधे अपनी गोद में बैठा लिया। केसर हैरानी से बोली, क्या कर रहे हो आप? छोड़िए हमें, कोई आ गया तो। आरंभ उसके पेट पर हाथ रखकर उसे पूरी तरह से अपनी गोद में एडजस्ट करके बोला, शुश। बोलकर उसके केसर के होठों पर अपनी उंगली रख दी। केसर एकदम से चुप हो गई। वो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ की आंखों में देखने लगी। वो बार बार अपनी पलकें झपका रही थी। उसने एक पल आरंभ के चेहरे को देखा और फिर उसके डार्क पिंक होठों को एकटक देखने लगी। वही आरंभ की नज़र केसर के होठों पर जमी हुई थी, जो इस वक्त उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। उसे अपनी बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन महसूस हुई, जैसे ही केसर ने अपने लोअर लिप को बाइट किया और अपने हाथ उसकी गर्दन पर रखे। आरंभ ने केसर को वैसे ही एकटक देखते हुए बोला, कैन आई किस यू? प्लीज डोंट से नो। ये सुनते ही केसर की पूरी बॉडी गूसेबम्स से भर गई। उसने अपना सर धीरे से हाँ में हिलाया। उसकी हाँ देख अगले ही पल आरंभ ने अपने होठ केसर के होठों पर रख दिए। उसने पूरे रास्ते कैसे खुद को कंट्रोल कर रहा था, ये वही जानता था। वो और अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो केसर के होठों को किसी लॉलीपॉप की तरह स्मूच कर रहा था और साथ ही उसके होठों को चबाए जा रहा था। आरंभ का एक हाथ केसर की बॉडी पर मूव कर रहा था और दूसरा हाथ उसके बालों में उलझा हुआ था। केसर ने आरंभ की गर्दन को पकड़ा था। वह अपनी पूरी कोशिश कर रही थी आरंभ की स्पीड मैच करने की। आहा, केसर की हल्की हल्की शिश्कियां केबिन में गूंज रही थी। वो खुद को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर आरंभ के इस एक्सट्रीम डिजायर को झेल पाना, वो भी बिना किसी आवाज के, वो ये सह ही नहीं सकती थी। वही आरंभ के हाथ केसर की बैक से होते हुए उसके फ्रंट पर आ चुके थे और उसने एक झटके से केसर की ब्रेटेस्टी को अपने हाथों में भर लिया। आरंभ की पकड़ अपने बॉसम पर फील करते ही केसर की आंखें सेंसेशंस की वजह से अपने आप बंद हो गई और वो किस के बीच में ही मौन करने लगी। आरंभ ने ये सुनते ही धीरे धीरे केसर की बॉसम पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और अब वो उसे धीरे धीरे प्रेस कर रहा था। अभी वो दोनों अपनी दुनिया में खोए ही हुए थे कि तभी केबिन का डोर नॉक होता है। नॉक की आवाज सुनकर केसर होश में आए और जल्दी से आरंभ को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन आरंभ ने अपनी पकड़ केसर पर और मजबूत कर दी। वही केबिन के बाहर अवनी खड़ी थी। उसे अभी अभी पता चला था कि आरंभ फाइनली ऑफिस आ चुका है, इसलिए वो उससे जल्दी मिलने आ गई थी। वो पिछले 5 मिनट से खड़ी होकर दरवाजा नॉक कर रही थी, लेकिन उसे अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। उसे लगा शायद आरंभ अपने केबिन में नहीं, इसलिए वो वापस जाने के लिए मुड़ गई। लेकिन तभी उसकी कदम अचानक रुक गए। उसने एक दिन से पलटकर केबिन के दरवाजे की तरफ देखा। केबिन का दरवाजा खुला सा खुला हुआ था और अंदर से कुछ आवाज आ रही थी। उन आवाजों को सुनते ही अवनी का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी पकड़ अपने हाथों में पकड़ी फाइल पर कस गई। उसने एकदम से दरवाजा खोल और अंदर चली गई, लेकिन सामने का नजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपनी पकड़ एकदम से फाइल पर मजबूत कर ली। मुंबई, इंडिया, सिंह एम्पायर। अवनी अपने सामने किस कर रहे आरंभ और केसर को देख रही थी। ये कह सकते हैं कि घूर रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई चुकी। इधर केसर ने आरंभ से छूटने की कोशिश नहीं की, पता नहीं क्यों, लेकिन वो अवनी के आसपास होने से ही इनसिक्योर फील करने लगी थी। केसर ने तिरछी नजरों से एक बार अवनी को देखा। अवनी की हालत देखकर उसे सैटिस्फैक्शन फील हो रहा था, मानो उसे दुनिया जहां की बिन मांगे खुशियां मिल गई हो। थोड़ी देर बाद आरंभ ने केसर के होठों को छोड़ दिया। केसर लंबी गहरी सांस ले रही थी। तभी आरंभ की नजर केसर के पीछे अवनी की तरफ चली गई। वो आंखें फाड़े हैरानी से उन दोनों को देख रही थी। उसका चेहरा एकदम पाला हो गया था, मानो उसे इस चीज की उम्मीद यहां नहीं थी। आरंभ उसे देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, व्हाट? क्या आपने पहले किसी को किस करते हुए नहीं देखा मिस सिसोदिया? बोलकर आरंभ ने केसर का फेस अपर किया और टिश्यू पेपर से उसकी लिपस्टिक साफ करने लगा, जिस अभी भी कुछ देर पहले उसने खराब कर दी थी। केसर ने अपनी नजर झुका रखी थी। वो अवनी की तरफ देख भी नहीं रही थी। अवनी खुद को संभालते हुए बोली, नहीं मतलब वो एक्चुअली आप ऐसे। वो क्या बोल रही थी उसे खुद पता नहीं चल रहा था। आरंभ तेज आवाज बोला, मैं यू नो वॉट मिस सिसोदिया, मेरे पास आपके फालतू के बहाने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए जो बोलना है जल्दी बोलिए और क्लियर बोलिए।
एंड वन मोर थिंग, हम आपके दोस्त हैं, फिर आपके सो कॉल्ड रिश्तेदार नहीं, जिसके केबिन आप बिना नॉक किए चली आए। ये सुनते ही अवनी ने कासकर अपनी आंखें बंद कर ली। आरंभ हमेशा से उसके साथ रूठ ही रहा था, लेकिन उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि वो उसे केसर के सामने ऐसे डांट रहा था। वो केसर को घूरने लगी, जो इस वक्त आरंभ की गोद में बैठी थी। आरंभ बिना किसी भाव के बोला, आइज हियर, और एक बात यहाँ पर क्या कर रही है आप? उद्धरण चिन्ह। अवनी कुछ पल रुककर बोला, वो आपकी मीटिंग के लिए बुलाने आई थी, लेकिन यहां तो आप कुछ और ही कर रहे हैं। आई थॉट यू आर प्रोफेशनल मिस्टर सिंह। आरंभ ने केसर को उठने का इशारा किया। केसर जल्दी से उठ गई। आरंभ चलकर अवनी के पास गया और उसने बोला, इट्स माई कैबिन, इट्स माई ऑफिस, एम आई राइट मिस सिसोदिया? इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मी कि हम किस हिसाब से प्रोफेशनल होना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। खैर, बिना इजाजत के तो आप भी हमरे केबिन में आए हैं, विच इज ऑल्सो अनप्रोफेशनल मिस सिसोदिया। नाउ गेट लॉस्ट। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए आरंभ ने गेट की तरफ इशारा किया। अवनी ने कुछ पल आरंभ को देखा और फिर एक नजर केसर को देख वो वहां से चली गई। आरंभ पलटकर केसर की तरफ देखा, जो अपने कमर पर हाथ रखकर उसे घूर रही थी। उसकी नाक गुस्से में हल्की लाल हो गई थी। आरंभ अनजन बनते हुए बोला, क्या हुआ हुकुमरानी सा? आप हमारे ऐसे क्यों घूर रही हैं, मतलब ऐसे क्यों देख रही हैं? बोलकर कर उसने केसर को कमर से पकड़कर खुद के करीब कर लिया। केसर आरंभ के सीने पर मरते हुए बोली, आप ये जानबूझ कर रहे थे ना? मतलब आप जानबूझकर हमें मिस सिसोदिया के सामने किस कर रहे थे ना? आरंभ केसर की नाक पर किस करके बोला, हम काफी अच्छे से समझने लगी है आप हमें। बोलकर वो केसर की पीठ पर अपने हाथ से पैटर्न बनाने लगा। केसर मुंह फुलाते हुए बोली, लेकिन ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। आरंभ वैसे ही बोला, तो आपसे किसने कहा कि हम आपके सवाल का जवाब देने वाले हैं? केसर अपनी आंखें छोटी करके आरंभ को घूरते हुए बोली, ऐसे कैसे नहीं देंगे? आपको देना होगा, आप हमें बता रहे हैं हाँ कि नहीं? आरंभ केसर या दोनों गाल पर किस करके बोला, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनते ही केसर का मुंह खुला का खुला रह गया और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरंभ को देखने लगी। आरंभ केसर से अलग हुआ। उसने उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरविंट की और उसे लेकर के कमरे से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ अवनी गुस्से से पागल हो चुकी थी। वो अपने केबिन में इधर से उधर घूमते हुए बोली, हुकुमरानी सा, हुकुमरानी सा, हुकुमरानी सा। बोलते हुए वो अपने टेबल के सारे सामान को हाथ मारकर नीचे जमीन पर गिरा देती है। इस वक्त अवनी की आंखों में एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था। वो गुस्से से बोली, पता नहीं क्या जादू कर रखा है इस लड़की ने मेरे मिस्टर सिंह पर। जब भी उसकी तरफ देखते हैं तो उनकी आंखों में प्यार दिखता है और जब हमारी तरफ देखते हैं तो कुछ भी नहीं। बोलते हुए उसने कॉफी टेबल को एक तरफ पलट दिया। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, इतने वक्त से हम एक साथ काम कर रहे हैं, पर आज तक आपने मेरी तरफ देखना तो दूर प्यार से मुझे अवनी कहकर भी नहीं पुकारा, और उस लड़की के लिए आपके दिल में, जुबान में, आंखों में बस प्यार प्यार नजर आता है। वाई मिस्टर सिंह वाई? बोलकर वो एक पोट उठाकर दीवार पर दे मारती है। अवनी एकदम से नीचे गिरकर बोली, क्यों आप मेरी तरफ नहीं देखते? क्यों आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते? मैं हर तरीके से आपसे परफेक्ट हूँ। हमारा परिवार, हमारा स्टेटस और बिजनेस सब कुछ एक जैसा है। फिर वो लड़की कहाँ से आ गई हमरे बीच? ये कहते हुए अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे। अवनी एकदम से अपने आंसू साफ करके बोली, नहीं बाल्की भी नहीं, मैं इतनी आसानी से आपको नहीं खोने वाली। अगर वो लड़की हमारे बीच आई है तो उसे आपकी जिंदगी से दूर जाना होगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो इस वक्त किसी भी सनकी से कम नहीं लग रही थी। करीब आधे घंटे बाद सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे। आज केसर पहली बार इस मीटिंग में शामिल हो रही थी। जिस जापानीज क्लाइंट के साथ केसर ने कुछ वक्त पहले डील किया था, वो भी यही मौजूद थे। अवनी और राजवीर भी उस मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन दोनों के चेहरे देखकर साफ पता चल रहा था कि केसर का मीटिंग में शामिल होना उन्हें पसंद नहीं आया था। वहीं मिस्टर सिसोदिया की नज़र केसर पर ही टिकी हुई थी। जिस तरह से वो इस मीटिंग में इन्वॉल्व हो रही थी और जो कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पर नजर आ रहा था, वो हमेशा से अवनी को देखना चाहते थे, लेकिन अफसोस बिजनेस बस अवनी की एक जिद थी, उसकी पसंद नहीं। कुछ देर बाद उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, जिसका साफ मतलब था कि ये डील उन लोगों को मिल चुकी थी।
मिस्टर सिसोदिया केसर की तरफ देखकर बोली, आज ये डील सिर्फ आपके वजह से हो पाई है। यू आर सच एन इंटेलिजेंट एंड लवली गर्ल। आपने ये साबित कर दिया कि आप ये पोस्ट डिजर्व करती है। इसलिए नहीं कि आप मिस्टर सिंह की पत्नी हैं, बल्कि इसलिए कि आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं। बोलकर उन्हें केसर के सिर पर हाथ रख दिया। केसर धीरे से बोली, थैंक यू सर। उद्धरण चिन्ह। वही सब की बातें सुनकर और केसर की तारीफ सुनकर आरंभ के चेहरे पर प्राउड वाली स्माइल आ गई थी। थोड़ी देर बाद आरंभ केसर को लेकर वापस अपने केबिन में आ चुका था। वो कॉल पर बात करते हुए बोला, ओके हम बस निकल रहे हैं। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वो केसर के पास आकर बोला, लेट्स गो। उद्धरण चिन्ह। केसर धीरे से बोली, लेकिन हम कह जा रहे हैं। आरंभ अपनी कार स्टार्ट करके बोला, इट्स सरप्राइज। बोलकर उसने केसर की तरफ देखा और फिर ड्राइवर करने लगा। करीब 1 घंटे बाद उनकी कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। हॉस्पिटल देखते ही केसर की आंखें बड़ी हो गई, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। वो सहमी नजरों से आरंभ की तरफ देखने लगी। मुंबई, इंडिया। केसर सहमी नजरों से आरंभ की तरफ देख रही थी, जो खुद उसकी आंखों में देख रहा था। इस वक्त दोनों की आंखों में अजीब से एहसास था। केसर कुछ पल रुककर बोली, आई एम फीलिंग नर्वस। बोलते हुए केसर ने अपनी मासूमियत भरी आंखों से आरंभ को देखा। आरंभ ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपना सर सीट की हेडसेट से लगा लिया। केसर आरंभ के हाथ पर अपना हाथ रखकर धीरे से बोला, क्या आप भी नर्वस हो हमारी तरह? आरंभ ने अपनी आंखें खोलकर एक नजर केसर को देखा और फिर सामने देखते हुए बोला, आई डोंट नो हुकुम रानी सा, बट दिस फीलिंग इज डिफरेंट। हमें हमारी इस साइड का कोई आइडिया नहीं है। केसर धीरे से बोली, आइडिया नहीं है, इट्स ओके। हम साथ रहकर इस फीलिंग को एक्सप्लोर करेंगे। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। आरंभ ने कुछ पल केसर की आंखों में देखा और फिर उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे अपने होठों से चूम लिया। केसर के गाल हल्के गुलाबी हो गए और उसने अपनी नजरें झुका ली। आरंभ अपनी सीट से थोड़ा आगे बढ़कर केसर के थोड़ा ऊपर आया और उसके चेहरे के करीब जाकर बोला, डरने की जरूरत नहीं है, हम हैं आपके साथ। केसर अपनी पलकें उठाकर आरंभ की आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, लेकिन हमें डर लग रहा है, हम क्या करें? ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। आरंभ केसर के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, हम हैं ना। बोलते हुए उसकी नजर केसर की आंखों से होते हुए उसके होठों की तरफ गई। कुछ पल केसर के होठों को देखने के बाद आरंभ ने अपनी नजर उठाकर केसर की आंखों में देखा। आरंभ ने अपना एक हाथ केसर के पेट पर रखा और उसके पेट से ले जाते हुए उसकी सीट बेल्ट एकदम से खोल दी और पीछे हट गया। केसर अभी भी वैसे ही बैठी थी। इस वक्त उसके हार्टबीट किसी रोलर कोस्टर की तरह शोर मचा रही थी, जो आरंभ के कानों तक पहुंचकर सुकून दे रही थी। आरंभ बिना कुछ बोले कार से उतरा और फिर केसर की तरफ जाकर उसने गेट खोला और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। केसर ने बिना कुछ बोले अपना हाथ आरंभ के हाथ पर रखा और फिर बाहर आ गई। आरंभ ने केसर को अपनी तरफ खींचा और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हम हैं आपके हाथ हुकुम रानी सा, लेट्स गो। बोलकर आरंभ ने केसर की उंगलियां अपनी उंगलियों में उलझाए और उसे लेकर आगे बढ़ गया। केसर ने एक बार अपने और आरंभ के हाथ को देखा और फिर उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। कितने हक से उसने केसर का हाथ पकड़ रखा था। कुछ देर बाद दोनों हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के केबिन में बैठे हुए थे। डॉक्टर केसर की मेडिकल रिपोर्ट चेक कर रही थी। डॉक्टर रिपोर्ट चेक करते हुए बोली, रिपोर्ट्स आर नॉर्मल विच इज गुड फॉर यू मिसेस सिंह। लास्ट टाइम जो भी कॉम्प्लिकेशंस हुई थी वो सब अब कंट्रोल में है। आई सी मिस्टर सिंह, आपने बहुत अच्छे से अपनी वाइफ का ख्याल रखा है। बोलकर को हल्का सा मुस्कुरा दी। आरंभ ने कुछ नहीं कहा, वो बस केसर का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे सहला रहा था। डॉक्टर फाइल वापस टेबल पर रखकर बोली, आई होप यू आर रेडी फॉर द प्रोसीजर। ये सुनते ही केसर ने एकदम से आरंभ का हाथ कसकर पकड़ लिया और आरंभ की तरफ देखने लगी। आरंभ केसर के गाल पर हाथ रखकर बोला, जस्ट ओके, आई एम हियर। केसर धीरे से बोली, प्लीज आई कांट, आप भी साथ चलो। बोलते हुए वो लाचारी से आरंभ की तरफ देख रही थी। आरंभ डॉक्टर की तरफ पलटकर बोला, कैन आई कम विथ यू? डॉक्टर मुस्कुराकर बोली, ऑफ कोर्स यू कैन। आई नो पेरेंट्स का ऐसा रिएक्शन आता है, प्लीज कम विथ मी। बोलकर वो एक तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद केसर एक बेड पर लेटी हुई थी। उसके पास ही मशीन भी लगी हुई थी। वही आरंभ केसर का हाथ थामे उसके पास ही बैठा हुआ था।
केसर की नजर मशीन की तरफ थी, तभी आरंभ ने केसर के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे किया और उसके ऐसा करते ही केसर की नजर खुद ब खुद आरंभ की तरफ चली गई। आरंभ केसर के हाथ पर किस करके बोला, हम रिलैक्स, आई एम विथ यू, ओके हुकुम रानी सा। उद्धरण चिन्ह। आरंभ की बात सुनकर केसर के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। उसने आरंभ को झुकने का इशारा किया। आरंभ केसर के चेहरे के करीब जाकर रुक गया। केसर हल्का सा उठकर आरंभ के कान में बोली, आई नो आप शो नहीं कर रहे हैं बट यू आर नर्वस। आप हमें नर्वस होने के लिए मना कर रहे थे और अब आप खुद नर्वस हो रहे हैं। बोलकर उसने आरंभ के गालों को अपने गाल से रब किया और जल्दी से पीछे हट गई। आरंभ धीरे से बोला, व्हाट कैन आई डू हुकुम रानी सा। कुछ चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती। बोलते हुए उसने अपने दूसरे हाथ से केसर की कुर्ती को ऊपर किया और फिर डॉक्टर की तरफ देखने लगा। डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ओके नाउ आई एम स्टार्टिंग द प्रोसेस। ये सुनते ही केसर ने गहरी गहरी सांस ली और अपने आंखें बंद कर ली। डॉक्टर ने केसर के पेट पर जेल लगाया और मशीन चलाने लगी। केसर की आंखें बंद थी। तभी अचानक उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। उसे सुनते ही केसर ने झट से अपनी आंखें खोली और स्क्रीन की तरफ देखने लगी। वो अपने बच्चे की धड़कने को सुन पा रही थी, जो आज से पहले नहीं की थी। दिल की धड़कनें सुनते हुए केसर की आंखों से आंसू बहने लगे थे। केसर धीरे से बोली, हॉट बीच। बोलते हुए उसके एकदम से सर घुमाकर आरंभ की तरफ देखा। केसर ने एक नजर आरंभ को देखा और फिर उसके और अपने हाथ को। उसकी हथेली पसीने से भीगी हुई थी, जिसे वो महसूस कर पा रही थी। तभी आरंभ ने केसर के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। केसर ने आरंभ को देखा जो एकटक उसके पेट को देख रहा था। केसर धीरे से बोली, हुकुम सा। ये सुनते ही आरंभ ने एकदम से केसर की तरफ देखा। केसर आरंभ की आंखों में बेचैनी नजर आ रही थी। केसर आरंभ के गाल पर हाथ रखे कर बोली, लुक एट स्क्रीन हुकुम सा। केसर की बात सुन आरंभ ने गहरी सांस लेकर सर उठाकर स्क्रीन की तरफ देखा। अब जाकर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। डॉक्टर स्क्रीन पर एक तरफ पॉइंट करके बोली, सी दिस इज योर बेबीज हार्ट। ये दिल है बेबी का जो धड़क रहा है। आप लोग उसकी धड़कन सुन सकते हो, राइट। उद्धरण चिन्ह। केसर धीरे से बोली, राइट। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वही आरंभ की धड़कनें बुरी तरह शोर करने लगी थी। वो मॉनिटर स्क्रीन की तरफ देख रहा था, मानो अपने बच्चे को फील करने की कोशिश कर रहा हो। And that day he lived another life. दिल। डॉक्टर मॉनिटर की तरफ से देखते हुए बोली, बेबी काफी हेल्दी है मिस्टर सिंह। दिस इज गुड कि बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन जो भी कॉम्प्लिकेशंस हुई थी उस वजह से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो केसर को देखकर बोली, वेल दिस इज योर फर्स्ट प्रेगनेंसी, थोड़ा केयरफुल रहना है, आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अक्सर लोग प्रेगनेंसी में छोटी छोटी चीजों पर स्ट्रेस लेने लगते हैं। ओके। ये सुन केसर ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया। डॉक्टर आरंभ को एक नजर देखकर बोली, मिस्टर सिंह विथ कम विथ मी, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। बोलकर डॉक्टर वहां से जा चुकी थी। आरंभ ने टिश्यू पेपर उठाया और केसर के पेट को साफ करने के बाद उसने उसकी कुर्ती को नीचे किया और फिर उसने केसर को उठाया। केसर उसे देखकर बोली, आप खुश हो। आरंभ अपना सर केसर के सिर से जोड़कर बोला, हमारी आंखों में देखिए, आपको अपना जवाब मिल जाएगा। ये सुन केसर चुपचाप आरंभ की आंखों में देखने लगी। इस वक्त दोनों खामोशी थे, बस में दिल की धड़कन की आवाज सुनी दे रही थी। केसर धीरे से आरंभ के सीने पर, उसके दिल वाली जगह पर अपना हाथ रखकर उससे बोली, आपकी दिल की धड़कन इतनी तेज चल रही है। आरंभ एक हाथ केसर के गाल पर रखकर बोला, वजह जब सामने हो तो इनका धड़कना लाजमी है ना। बोलकर उसने केसर के फोरहेड पर किस किया और फिर बाहर चला गया। बाहर डॉक्टर और आरंभ एक दूसरे के सामने बैठे थे। डॉक्टर ने केसर की मेडिसिन में कुछ चेंजेस की थी, जिसे वो आरंभ को समझ रही थी। ये सब होने दो हॉस्पिटल से निकल चुके थे। वो दोनों गाड़ी में थे। केसर बाहर देखते हुए कुछ सोच रही थी कि आरंभ ने एक बटन दबाया और उनका रूफटॉप खुल चुका था। केसर हैरानी से बोली, ये सब। आरंभ केसर के गाल पर हाथ रखकर बोला, ओनली फॉर यू हुकुम रानी सा। केसर जल्दी से खड़ी हो गई और वो खड़ी होकर अपने दोनों हाथ फैलाकर सामने देखने लगी। उसके लंबे बाल हवा से उड़ रहे थे। आरंभ ड्राइव करते हुए केसर को देख रहा था, जो सच में बहुत खुश थी और यही तो उसे चाहिए था। थोड़ी देर बाद आरंभ ने ब्रेक लगाया। केसर ने कार के बाहर देखा और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई।
केसर एक्साइटेड होते हुए बोली, बीच। बोलते हुए उसने आरंभ को गले लगा लिया। केसर जल्दी से बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे हैं हुकुम सा। यू आर दी बेस्ट। आरंभ केसर के बालों को सहलाते हुए बोला, अब कार में ही रहना है या फिर बाहर भी जाना है? ये सुनते ही केसर आरंभ से अलग हुई और कार का गेट खोलकर जल्दी से बाहर निकल गई। तभी आरंभ तेज आवाज में बोला, संभाल कर। केसर एकदम से रुक गई और वो आरंभ को देखकर बोली, सॉरी। बोलकर वह वापस पानी की तरफ बढ़ गई। केसर पानी के पास गई और उसी के साथ वह ठंडा पानी उसके पैरों को छूते हुए वापस जाने लगा था। केसर की आंखें बंद थी, वो बस अपने हाथ फैलाए हवा महसूस कर रही थी कि तभी आरंभ ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। केसर के चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। केसर आरंभ के साइन पर अपना सिर रखकर बोली, यहाँ कितना सुकून है। आरंभ ने सर झुकाकर केसर की तरफ देखते हुए बोला, बकाए सुकून है। बोलकर वो धीरे धीरे केसर के गर्दन पर किस करने लगा। केसर सर टेढ़ा करके आरंभ को देखने लगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों के चेहरे बेहद करीब थे, इतना कि दोनों दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते थे। आरंभ की नजर केसर के आंखों से होते हुए उसके होठों पर गई। आरंभ की नजरों को अपने होठों पर महसूस कर केसर के गाल लाल हो गए। उसने अपनी नजर झुका ली। आरंभ ने केसर को अपनी तरफ घुमाया और फिर आगे बढ़कर उसने केसर के कोमल होठों पर अपने होठों टिका दिया। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसने आरंभ के शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। उन दोनों के होंठ आपस में उलझे हुए थे। आरंभ का एक हाथ केसर के बाल में था, वही दूसरा हाथ उसकी कमर को सहला रहा था। कुछ ही पलों में केसर की सांसें उखाड़ने लगी। आरंभ ने जैसा ही ये महसूस किया, उसने खुद को केसर से अलग कर दिया और उसके चेहरे को देखने लगा जो लाल हो गया था। केसर ने भी अपनी सांसों को संभालते हुए अपनी आंख खोली और आरंभ को देखने लगी। दोनों के होठों के पास सलाइवा लगा हुआ था। आरंभ केसर के होठों को सहलाते हुए उसकी आंखों में देख रहा था। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसने आरंभ के शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। उन दोनों के होंठ आपस में उलझे हुए थे। आरंभ का एक हाथ केसर के बाल में था, वही दूसरा हाथ उसकी कमर को सहला रहा था। कुछ ही पलों में केसर की सांसें उखाड़ने लगी। आरंभ ने जैसा ही ये महसूस किया, उसने खुद को केसर से अलग कर दिया और उसके चेहरे को देखने लगा जो लाल हो गया था। केसर ने भी अपनी सांसों को संभालते हुए अपनी आंख खोली और आरंभ को देखने लगी। दोनों के होठों के पास सलाइवा लगा हुआ था। आरंभ केसर के होठों को सहलाते हुए उसकी आंखों में देख रहा था। आरंभ केसर की लोअर बैक पर हाथ रखकर बोला, लेट्स गो। केसर अपनी सांस संभालते हुए धीरे से बोली, क्या हम थोड़ी देर और यहां नहीं रुक सकते? आरंभ केसर के बालों को एक तरफ करे के बोला, बिल्कुल भी नहीं, भूल भी आप प्रेग्नेंट हैं। बोलकर वो केसर को कार की तरफ ले गया। थोड़ी देर बाद दोनों वापस विला आ चुका। दोनों इस वक्त अपने कमरे में थे। आरंभ ने अपना फोन सोफे पर रखा और बेड की तरफ बढ़ गया। केसर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, हुकुम वो हम। वो अभी बोल ही रही थी कि एकदम से उसका पैर कापट में उलझ गया और वो आगे की तरफ गिरने लगी। आरंभ ने जल्दी से उसे कमरे से पकड़ लिया। इसी बीच दोनों बिस्तर पर गिर गए। आरंभ के होंठ केसर के बॉसम को छू गए। उसकी आंखों में दाग हो गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।